कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। रुद्राज कॉल पर बात करते हुए रूम में आ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी वो जम गया। मिरर के सामने उसकी खूबसूरत बीबी अपने मांग में उसके नाम का सिंदूर सजा रही थी। पीली साड़ी में वो एक खिला हुआ फूल लग रही थी। बिना कोई मेकअप के भी वो कतई जहर लग रही थी। जिया को देखते हुए रुद्राज भूल गया था कि वो फ़ोन पर कॉल पर था। उस तरफ वाला इंसान अभी भी हेलो हेलो किए जा रहा था, जिससे रुद्राज होश में वापस आता है और कॉल पर बात कर जल्दी ही कट कर देता है। जिया रेडी थी हॉस्पिटल जाने के लिए। वो अपना बैग उठाती है और जाने लगती है। तभी रुद्राज उससे बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम? जिया, मैं इस समय कहाँ जाती हूँ? हॉस्पिटल, है ना? रुद्राज, हाँ, पर आज नहीं जाओगी। जिया, और वो क्यों? रुद्राज, बस ऐसे ही। जिया, देखिए, मेरी कुछ ज़रूरी सर्जरीज है और मुझे जाना ही होगा। रुद्राज, तुम्हारे इतने बड़े हॉस्पिटल में बस एक ही डॉक्टर हैं क्या? बाकी सब देख लेंगे, तुम आज कहीं नहीं जाओगी, घर में रहो। जिया, और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? रुद्राज डेविल स्माइल देती हुए, कल के फ्रंट पेज की ताज़ा खबर होगी, एक्सीडेंट के कारण डीसीपी ऋषभ हुए भगवान को प्यारे। जिया, यू आर सच अ डेविल। रुद्राज, आई नो स्वीट हार्ट। अब जिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बेमन से घर पर ही रहती है और सड़ा हुआ हेल्दी खाना खाकर वो इस वक्त टीवी देख रही थी। तभी रूम में रुद्राज आता है। रुद्राज की नज़र जैसे ही जिया पर जाती है उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और वो जिया से बोलता है, साड़ी क्यों निकाल दी तुमने? जिया, वो तो हॉस्पिटल जाने के लिए पहनी थी, अब घर पर ही हूँ तो कैजुअल्स डाले हूँ। रुद्राज, अभी के अभी दोबारा साड़ी पहन कर आओ। जिया, पर? रुद्राज, जो बोला है वो करो, वरना। जिया समझ जाती है कि डेविल को और गुस्सा दिलाना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो जल्दी से जाकर चेंज कर लेती है और साड़ी पहनकर वापस आ जाती है। रुद्राज जिया को देखते हुए, गुड। जिया दोबारा बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी उसकी नज़र कबर्ड के पास जाती है जहाँ रुद्राज किसी फाइल को देखते हुए बात कर रहा था। वो कह रहा था कि हाँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। जिया मन में, ये मुझे यहाँ घर पर रोक कर खुद कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं जिया, इन्होंने तुझे नहीं जाने दिया है हॉस्पिटल, तो तू इन्हें इनके काम के लिए कैसे जाने दे सकती है? रोक इन्हें जिया, रोक। पर कैसे? आइडिया आ। रुद्राज निकल ही रहा था कि जिया अचानक से चिल्ला देती है, जिससे रुद्राज मुड़कर जिया को देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ? आह, पेन हो रहा है। रुद्राज जिया के पास आते हुए, क्या हुआ? कहाँ पेन हो रहा है तुम्हें? वो मेरा हाथ, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है। इस वक्त जिया बेड पर बैठी हुई थी और रुद्राज भी उसके बगल में बैठा था। रुद्राज जिया का हाथ देख रहा था, आखिर उसे पेन क्यों हो रहा है। तभी जिया अचानक से रुद्राज को धक्का देती है, जिससे रुद्राज संभाल नहीं पाता है और बेड पर गिर जाता है। वहीं जिया रुद्राज के ऊपर आ जाती है। रुद्राज, व्हाट द हेल, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हटो मेरे ऊपर से, वरना। जिया, वरना? वरना क्या? आप मुझे मारेंगे? लेकिन कैसे? गन तो है नहीं आपके पास। और आपका फ़ोन? रुद्राज के पॉकेट से फ़ोन ले लेती है और उसे पीछे फेंक देती है। आपका फ़ोन तो गया। इससे पहले रुद्राज उठता, जिया रुद्राज के दोनों हाथ को लेकर बेड के ऊपर टाइट बांध देती है अपने दुपट्टे से। रुद्राज, मुझे एक बार आज़ाद होने दो, कसम से। तुम्हें तो वो मौत मारूंगा कि तुम कांप जाओगी। ओहो हस्बैंड जी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। और वैसे भी किसी महापुरुष ने कहा है कि भविष्य की चिंता वर्तमान में नहीं करनी चाहिए, इसलिए आगे का आगे देखेंगे। अब देखो, मैं आपको धमकी तो नहीं दे सकती कि आप घर से बाहर मत जाओ, वरना मैं आपके इस फैमिली मेम्बर को मारूंगी। तो फिर बस इसलिए ये है कि टिट फॉर टैट, जैसे आपने मुझे नहीं जाने दिया वैसे ही मैं भी आपको जाने कहीं नहीं दे दूंगी। चलिए अब आराम करिए, सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। जिया लेटी ही थी कि अचानक से उठ गई, अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, ओह माँ, मैं तो गेट लगाना ही भूल गई, वरना सब हम दोनों को ऐसे देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। बस 2 मिनट रुकिए, डोर क्लोज कराती है। जिया झट से डोर बंद कर वापस आ गई और उचक कर रुद्राज के बगल में लेट जाती है। वहीं रुद्राज गुस्से से जिया को देख रहा था। वहीं जिया के फेस पर एक क्यूट स्माइल थी और ऐसे ही देखते देखते जिया सो जाती है। वहीं रुद्राज, जो अभी तक गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे उसका ये गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी
जो हद से ज़्यादा हसीन थी और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तभी फ़ोन बजता है। ये रुद्राज का दूसरा फ़ोन था। रुद्राज अपने हाथ हिलाता है और वो दुपट्टा छूट जाता है, जिस कारण रुद्राज आज़ाद हो जाता है। जल्दी से पॉक कॉल पिक करता है और बात करने लगता है। रुद्राज फ़ोन पर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसके बाद कॉल कट कर देता है। तभी उसकी नज़र जिया पर जाती है, जो उसे चिपक कर सो रही थी। रुद्राज फ़ोन कॉल कट कर अपनी खूबसूरत वाइफ की ओर नज़र डालता है और जो आराम से सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, रुद्राज झुककर उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाता है। उसके बाद उठकर जाने लगता है। डोर खोलकर वो एक बार फिर पीछे मुड़कर अपनी वाइफ को देखता है और फिर जल्द से जल्द वहाँ से चला जाता है। जिया हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठी हुई थी, किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी कोई टेबल पर जोर से कोल्ड कॉफ़ी को रखता है, जिससे जिया की नींद टूटती है। वो और कोई नहीं, जिया की बेस्टी आसी थी। अब तो हद ही हो गई यार, 1 हफ्ता हो गया है और तुम अभी भी अपने उन माफिया पति के ऊपर अटकी हो। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे भी। आज इवनिंग में भाई आ रहे हैं, बिना कोई बहस किए आराम से भाई के साथ घर चली जाना। जी हाँ, पहले भी वही जवाब था, आज भी वही जवाब है। मुझे कहीं नहीं जाना, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो मैं यहाँ आऊँ तो कल से यहाँ आना भी बंद कर दूँगी। आसी, जिया कैसी बात कर रही है? मैं बस तेरी भलाई चाहती हूँ यार। मैं नहीं चाहती कि तू उस गुंडे के चक्कर में अपनी सेहत खराब कर। पिछले 1 हफ्ते से ना तेरे पति ने तुझे कोई कॉल किया, ना कोई मैसेज। कहाँ है, कैसे है, जिंदा है या मर गए? जिया थोड़ा तेज आवाज़ में, आसी प्लीज़, एनफ इज़ एनफ, मैं जा रही हूँ। उसके बाद जिया उठकर चली जाती है। हॉस्पिटल के बाहर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। जिया उसमें जाकर बैठ जाती है और रुद्राज के बारे में सोचने लगती है। वहीं हॉस्पिटल की कैंटीन में अभी जिया को कुछ ही समय हुआ था गए हुए कि अरविंद और ऋषभ आ जाते हैं। जब से रुद्राज गायब हुआ था, तब से अरविंद और ऋषभ रोज़ जिया से मिलने आते थे और रोज़ यही बोलते थे कि वो उसके साथ घर चले, पर जिया उनकी बात नहीं मानती थी। और आज भी वही हुआ। रुद्राज के मेंशन में जिया जैसे ही अंदर जाती है, सोफे पर नीलम जी, शिवानी और उसकी माँ बैठी हुई थी। तीनों किसी बात पर हंस रही थी। जिया बिना किसी पर ध्यान दिए अंदर जाने लगती है। तभी उसे नीलम जी की आवाज़ आती है, लो आ गई मालकिन। पति का 1 हफ्ते से कुछ अता पता नहीं है और ये महारानी रोज कहीं ना कहीं घूम कर आ रही हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। जब से रुद्राज गया था, तब से ये लोग रोज इसी तरह जिया को बातें सुनाया करती थी, मगर जिया के पास इनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो बेचारी शांत ही रह जाती थी और सब सुनते हुए वो अपने रूम में चली जाती है। आज भी वही हुआ। जिया अपने कमरे में जाकर बेड पर गिरकर रोने लगती है। कहाँ हैं आप मिस्टर ओबराय? 1 हफ्ते से आप मिस्टर इंडिया के जैसे गायब हो गए हैं। यहाँ सब मुझे लेकर अलग अलग राय बनाते हैं। अब तो ये कमरा भी मुझे काटने लगा है। प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाइए मिस्टर ओबराय। ऐसे ही बात करते हुए जिया सो जाती है नीचे लिविंग एरिया में। शिवानी की माँ, नीलम, क्या वाकई में तुम्हें नहीं पता कि रुद्राज कहाँ गया है? नीलम जी, नहीं भाभी जी, मुझे सच में पता नहीं कि ये रुद्र कहाँ गया है। जबकि ये कोई पहली बार नहीं है। वो अक्सर काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं जाता रहता है। इनफैक्ट वो तो कभी कभी 3-3 महीने के लिए भी गया है, लेकिन हर बार मुझे पता होता था, पर इस बार ना जाने कहाँ गया है। शिवानी, मुझे तो लगता है कि रुद्र कहीं अपना माइंड रिलैक्स करने गया होगा, इस लड़के की वजह से। नीलम जी, हाँ ये भी हो सकता है। सूरज ढल रहा था और शाम होने को आई थी। तभी जिया के कमरे के बाहर कोई नॉक करता है। जिया काफ़ी गहरी नींद में थी, इसलिए काफ़ी देर के तक नॉक होने के बाद जिया की नींद खुली तो उठकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने रूही खड़ी हुई थी, हाथों में खाने की प्लेट लिए हुए। रूही अंदर आती है और जिया दरवाज़ा बंद कर देती है। रूही, बिना कुछ पूछे चुपचाप से खाना खाएं, क्योंकि आजकल आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का पता ही नहीं चलता है कि आप कब खाना खा लेती हैं। और देखिए 1 हफ्ते में ही आप कितनी दुबली पतली हो गई हैं। भाई आएंगे तो वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझसे तो पूछेंगे ना कि आखिर मैंने अपनी क्यूट भाभी का ख्याल क्यों नहीं रखा। जी हाँ, रूही की नॉन स्टॉप बातें सुनकर वहीं बैठ जाती है। रूही, अब मुझे मत देखो, खाओ ये। उसके बाद जिया खाने लगती है। वैसे भी उसे भूख लग रही होती है और खाना भी वो घास फूस नहीं था। दाल, चावल, रोटी और साथ में सलाद थी, जिसे देखते ही जिया ने जमकर खाया और बाद में मेड आई और प्लेट ले गई। उसके बाद दोनों भाभी ननद बैठकर बातें करने लगी। इन दिनों अगर कुछ अच्छा हुआ तो ये हुआ था कि जिया की दोस्ती रूही से काफ़ी गहरी हो गई थी। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी रूही का फ़ोन बजता है। रूही की दोस्त मायरा का कॉल था।
रूही बात करते हुए इधर बालकनी में आ जाती है तो वहीं जिया बैठकर अपना फ़ोन उठा लेती है और ईमेल्स चेक करने लगती है। कुछ देर बाद रूही वापस आती है और जिया से बोलती है, भाभी आप आज शाम को क्या कर रही हैं? जिया, शाम तो अब हो चुकी है और मैं कुछ नहीं कर रही। रूही, वेरी गुड, तो चलो फिर शॉपिंग पर चलते हैं। जिया, इस वक्त? अब तो रात होने वाली है। रूही, भाभी शॉपिंग का मज़ा रात में ही है, चलो ना मस्ती करके आते हैं, सच में बहुत मज़ा आएगा। आप भी बोलोगे कि रूही मेरी तुम मुझे ये किस स्वर्ग में ले आई हो। जिया, अच्छा ठीक है फिर चलते हैं। रूही, यस, आप रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। इतना कहते ही दोनों अपने अपने कमरे में जाकर रेडी होने लगती हैं। इन्फिनिटी मॉल। गाड़ी एक ब्रेक के साथ रुकती है और एक बहुत बड़े मॉल के बाहर, जो एक मॉल कम होटल कम क्लब था। इस होटल में अक्सर लोग अपने बिजनेस मीटिंग के लिए आते थे, तो कुछ शॉपिंग के लिए और कुछ क्लब में एंजॉय करने के लिए। तो वहीं ये दोनों लड़कियां रूही और जिया गार्ड्स के साथ शॉपिंग एरिया में जाने लगती हैं। लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकती है, वहीं दोनों बाहर आती हैं और एक कैफेटेरिया में बैठ जाती हैं। तभी रूही बोलती है, भाभी मेरी फ्रेंड मायरा बस आती होगी, फिर हम तीनों साथ शॉपिंग करेंगे, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। जिया भी कुछ नहीं कहती है और हाँ में सिर हिला देती है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि लड़की पीछे से आकर रूही को हक कर लेती है। रूही चिल्लाए हुए कहती है, मायरा। जिया भी समझ जाती है कि वही लड़की है जिसकी बातें रूही ने उसे बताया था, उसकी दोस्त मायरा। दोनों आपस में बात करती हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछती हैं। तभी मायरा का ध्यान जिया पे जाता है और वो रूही से पूछती है, रूही ये कौन है? पर रूही बहुत ही स्वीट आंसर देती है, ये मेरी छोटी सी क्यूट सी भाभी है। जिस पर मायरा और जिया दोनों अजीब नज़रों से रूही को देखने लगती हैं, जिस पर रूही सकपकाते हुए कहती है, अरे अरे ये ऐसे मत देखो। उसके बाद तीनों बात करते हुए शॉपिंग करने लगती हैं। जिया तो बस यहाँ से वहाँ घूम रही थी, शॉपिंग तो बस मायरा और रूही ही कर रही थी। तभी जिया को थकान फील होने लगती है। उसे लग रहा था कि अब उसे और नहीं चला जाएगा, इसलिए वो रूही को मैसेज कर देती है कि वो उसे कैफेटेरिया में ही मिलेगी जब मायरा और रूही की शॉपिंग ख़त्म हो जाए तो। जिस पर रूही ने भी ओके का रिप्लाई दिया। तो वहीं जिया वापस वहीं चली जाती है जहाँ वो पहले बैठी हुई थी और एक कॉफ़ी ऑर्डर कर उसे पीते हुए अपने फ़ोन को देख रही थी। काफ़ी समय ऐसे ही बीत गया। अब जिया को अच्छा लग रहा था तो वो वहीं कैफ़े के पास ही एक कांच की वॉल से सामने पूरे शहर का नज़ारा देख रही थी। ये सच में काफ़ी खूबसूरत था। जिया ये सब देख रही थी कि उस कांच की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, जो और किसी की नहीं बल्कि रुद्राज के दोस्त शिवांश की थी। जिया को एक पल के लिए तो ये लगा कि ये कोई भ्रम है, मगर जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ रुद्राज के गार्ड शिवांश और डेनियल खड़े हुए थे। जिया शिवांश को बुलाने वाली ही थी कि मगर फिर रुक जाती है और सोचने लगती है, अगर ये सब यहाँ है तो मिस्टर ओबराय भी यहीं होंगे। आज मैं उनसे पूछ कर रहूँगी कि आखिर वो एक हफ्ते से घर क्यों नहीं आए, मुझे कॉल भी नहीं किया। जिया उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब रुद्र के पास ही जा रहे होंगे और अगर ये सब यहाँ हैं तो रुद्र भी यहीं होगा। यही सोचते हुए उनके पीछे जाने लगती है। वो लोग लिफ्ट में चले जाते हैं, वहीं जिया भी दूसरी लिफ्ट में चली जाती है और दोनों लिफ्ट सेम फ्लोर पर आकर रुकी। वहीं वो लोग एक गेट के अंदर चले गए और जिया भी पीछे पीछे आ गई। उस गेट के अंदर तो जैसे दुनिया ही अलग थी। हर तरफ ब्लू ग्रीन और रेड लाइट जल रही थी। पार्टी म्यूजिक चल रहा था, सबने हाथों में ड्रिंक्स थी। कुछ लड़कियां जिन्होंने ना के बराबर कपड़े पहने थे वो आदमियों की गोद में बैठी हुई थी। पर इस भीड़ में शिवांश और डेनियल गायब हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उस किस जगह पे आ गई, जबकि ये इन्फिनिटी मॉल का क्लब था, इन्फिनिटी क्लब। मगर जिया कभी क्लब नहीं गई तो उसे नहीं पता था कि ये क्लब है। वो सोच रही थी कि शायद यहाँ किसी की प्राइवेट पार्टी चल रही हो और वो गलत वे में आ गई। उसने सोचा कि यहाँ रुद्राज क्या करेगा। वो यही सोच के जाने की हुई कि उसकी नज़र एक सोफे पर पड़ी। सोफे के आसपास लड़कियां थी जिन्होंने शायद कुछ पहना नहीं था, नहीं उन्होंने शायद स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो ना के बराबर था। मगर जिया ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान इन सब के बीच में बैठा उस लड़के पर गया जो काफ़ी रौब से बैठा था। ब्लैक शर्ट जिसके ऊपर के कुछ बटन खुले थे, आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए, एसी चलते हुए भी उसके माथे पर पसीना था। ये वही इंसान था जिसे जिया पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रही थी, जिसे वो एक हफ्ते पहले नफरत करती थी, मगर अब करती है या नहीं ये नहीं कह सकती। जिया के कदम अचानक ही रुद्राज के करीब बढ़ने लगा। भीड़ को चीरते हुए वो उसके पास जा रही थी। जैसे जैसे वो उसके पास जा रही थी जिया की धड़कनें बढ़ने लगी। वहीं रुद्राज का भी कुछ यही हाल था, उसकी भी सांसें उसके बस में नहीं थी।
रुद्राक्ष अपना सर पकड़ के बैठ जाता है तो उसके बगल में बैठी हुई लड़की उससे पूछती है, क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? वो लड़की ऐसा पूछते हुए जानबूझकर रुद्र से चिपक रही थी, जो कि न रुद्र को बर्दाश्त न जिया को। उससे पहले रुद्र उसे खुद से दूर करता जिया ने आकर झटके से उस लड़की को उठाया और जमीन पर गिरा दिया, जिससे सभी का ध्यान जिया पर गया। वो लड़की भी जिया को गुस्से से घूरने लगी। जिया ने उस लड़की को झटके से रुद्राक्ष से दूर किया और उसमें एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की वजह से वो लड़की संभाल नहीं पाई और नीचे जमीन पर गिर गई। इस हरकत से सबकी नज़र जिया पर गई। रुद्राक्ष भी अपनी लाल आंखों से जिया को देखने लगता है और उसे पहचानने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी नशे में था, जिस वजह से उसे जिया धुंधली दिखाई दे रही थी। वहीं रुद्राक्ष के सामने बैठे लोग अपनी हरकत में आए। जिस लड़की को जिया ने धक्का दिया था वो रुद्राक्ष की क्लाइंट की बहन थी, पर वो हद से ज़्यादा बदतमीज और जिद्दी थी और रुद्राक्ष के साथ एक रात बिताना चाहती थी। लेकिन रुद्राक्ष नहीं माना तो उस लड़की मारिया ने रुद्र को ड्रग्स दे दिया। अभी रुद्राक्ष ड्रग्स के नशे में ही है। वहीं वो सामने बैठे हुए लोग अपनी अपनी गन निकालकर जिया पर पॉइंट कर देते हैं, जिससे जिया एक पल के लिए डर गई। मगर तभी रुद्राक्ष उसे खींचकर अपनी बाहों में छुपा लेता है, जिससे सब शौक थे, क्योंकि ये सब जानते थे कि रुद्राक्ष को पसंद नहीं कि लड़कियां उसके करीब आएं। मगर इस बार रुद्र ने ही उस लड़की को खुद के करीब किया। उसके बाद रुद्राक्ष अपनी नशीली आंखों में सबको देखता है और बहुत गहरी गंभीर आवाज़ में बोलता है, सी इज़ माई वाइफ। इतना सुनना ही था कि सबकी बंदूकें अपने आप नीचे हो गईं। वहीं रुद्राक्ष का क्लाइंट सबको देखने लगा कि कैसे सबने अपनी गन नीचे कर ली, लेकिन वो आदमी क्लाइंट उसने अपनी बंदूक नीचे नहीं की। वो अपनी बंदूक रुद्राक्ष पर ताने रहा। वहीं जिया बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह रुद्र से चिपकी हुई थी। इनफैक्ट उसका बस चले तो वो रुद्र के अंदर ही समा जाए ताकि कोई उसे देख ना पाए। रुद्र एक हाथ से जिया को अपनी बाहों में भरे हुए था, वहीं दूसरे हाथ से उसने अपने पीछे से बंदूक निकाली और उस आदमी पर पॉइंट कर दिया। रुद्राक्ष के गार्ड भी उन सब पर गन पॉइंट किए हुए थे। तभी शिवांश बोलता है, रुद्र क्या कर रहा है तू? तुझे पता है ना कि इन लोगों से हमारी एक डील हुई है और अगर वो कैंसिल हुई तो लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान होगा हमें। रुद्राक्ष अपना मुंह बंद रख। मेरी कोई भी मीटिंग, प्रोजेक्ट और डील मेरी वाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन सब से। मेरी वाइफ की इंसल्ट की, उस पर गन पॉइंट की, आज ये नहीं बचेंगे। वहाँ सब शौक हो जाते हैं कि वो लड़की, उस सिंपल सी डरपोक लड़की उसकी बीबी है। क्या ये सच है? सब अभी ये सोच ही रहे थे कि शिवांश गन निकाल कर वहाँ बैठे दो लोगों को शूट कर देता है जिनसे इनकी डील होनी थी। और रुद्र की तरफ देखकर, भाभी को लेकर निकल, मैं देखता हूँ इन सबको। रुद्राक्ष ने शिवांश की बात मानी और उठकर खड़ा हुआ। जिया अभी भी उसके गले लगी हुई थी। रुद्राक्ष ने जो बंदूक उस आदमी पर पॉइंट की थी वो उस बंदूक को चला देता है और 3 गोलियां उस आदमी के सीने में ठोक देता है। वहीं जिया गोलियों की आवाज़ सुन सकपका गई थी और ज़्यादा रुद्र के गले लग गई। उसे इस आवाज़ से बहुत बुरा डर लग रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू भी बह जा रहे थे डर की वजह से। वहीं रुद्राक्ष जैसे ही जिया कपकपी को महसूस करता है, वो बंदूक साइड में फेंक जिया के बालों पर हाथ फेरने लगता है और उसे शांत करने लगता है। सब ठीक है स्वीटहार्ट, रिलैक्स। जिया अभी भी कसकर रुद्र को पकड़े रहती है। रुद्र जिया को खुद अलग करने की कोशिश करता है, मगर जिया उससे अलग नहीं हुई। रुद्राक्ष जिया के कान में बोलते, बेबी यू ट्रस्ट मी ना, मुझ कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। जिया रोते हुए, मुझे बहुत डर लग रहा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष सिंह ओबेरॉय की बीबी हो तुम, डरना नहीं, डराना आना चाहिए तुम्हें। जिया रोते हुए, आप प्लीज़ यहाँ से चलिए ना। रुद्राक्ष, ओके। रुद्राक्ष जिया को गोद में उठाकर बाहर निकल जाता है। वहीं शिवांश और डेनियल वहाँ का सारा कचरा साफ कर देते हैं। जिया ने अभी भी रुद्राक्ष की बाहों में अपने आप को छुपा के रखा था। रुद्राक्ष अभी ड्रग्स के नशे में था, जिससे उसकी बॉडी में हीट पैदा हो गई थी और इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकता था। तो वो उसी होटल के एक रूम में चला गया जो उसके लिए ही बुक किया गया था। जिया को बेड पर लिटाकर वाशरूम में चला जाता है और जल्दी से शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसने जल्दबाजी में वाशरूम का डोर भी लॉक नहीं किया था। वो दोनों हाथों को टिकाए शावर के नीचे भीग रहा था, लेकिन अभी भी रुद्र की गर्मी कम नहीं हुई थी। उसके बॉडी के अंदर और ज़्यादा हीट आ गई थी। वो अभी भी शावर के नीचे ही खड़ा था। वहीं रूम में जिया बेड पर लेटी हुई थी और सोच रही थी जो वहीं थोड़ी देर पहले क्लब में हुआ था। लोग गन चलाना, रुद्र का उसे बचाना, वो अपनी सोच से तब बाहर आई जब रुद्राक्ष का फ़ोन बजा। फ़ोन बेड पर ही पड़ा हुआ था। जिया फ़ोन पिक करती है। सामने से शिवांश बोलता है, रुद्र जी, जो ड्रग्स तुझे दिया गया है उसका एंटीडोट
उनके पास नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो हॉस्पिटल में हो या फिर रिसर्च एरिया में, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। तो बस भाभी के साथ सेफली यहाँ रहे। बाकी मुझे जैसे ही एंटीडोज मिलता है मैं तुरंत आता हूँ तेरे पास। तभी जिया बोलती है, वो नहा रहे हैं। शिवांग, ओ भाभी आप, एक्चुअली सॉरी मैं जल्दी में था तो ध्यान नहीं गया। जिया ये सारी बात को इग्नोर कर बोलती है, कौन सा ड्रग्स दिया गया है मिस्टर ओबराय को? शिवांग, जेनरिक वार्डेनाफिल। जिया, ये ड्रग काफ़ी हाई होता है और बॉडी में हीप डेवलपमेंट कर देता है। अगर टाइम पर एंटीडोट ना मिले तो पेशेंट पैरालिसिस भी हो सकता है। शिवांग, लेकिन इन लोगों के पास एंटीडोट नहीं है, मैं क्या करूं? जिया, आप एक काम करिए, आप मेरे हॉस्पिटल जाकर चेक करें, वहाँ शायद आपको मिल जाए। जब तक मैं उन्हें संभालती हूँ। शिवांग, थैंक यू सो मच। जिया, डोंट बी। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। जिया वाशरूम की तरफ बढ़ती है जहाँ रुद्राज शर्टलेस शावर के नीचे खड़ा था। जिया एक टॉवल उठाकर रुद्राज के कंधे पर रख देती है और उससे बोलती है, रूम में चलिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। रुद्राज स्ट्रिक्टली, जिया जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जिया थोड़ा डर जाती है और थोड़ा पीछे हो जाती है, लेकिन उसे रुद्राज की इस हालत में छोड़ना नहीं था। वो आगे आकर रुद्राज को बैक हक कर लेती है जिससे रुद्राज की आंखें बंद हो जाती है क्योंकि उसे यह एहसास सुकून दे रहा था। रुद्राज अभी भी सावर में भीग रहा था और उसकी खुली पीठ पर जिया की पूरी बॉडी उससे चिपकी हुई थी, जिससे वो दोनों ही उस वक्त भीग रहे थे। रुद्राज अभी भी सावर में भीग रहा था और उसकी खुली पीठ पर जिया की पूरी बॉडी उससे चिपकी हुई थी, जिससे वो दोनों इस वक्त भीग रहे थे। तभी रुद्राज झटके से जिया को अपने आगे कर लेता है और उसके लिप्स पर बहुत ही वाइडली और पेशेंटली किस करने लगता है। वहीं जिया तो इस सडन एक्शन से शॉक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो रुद्र को रोक दे या जो हो रहा है उसे होने दे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और अपनी आंखें बंद कर वैसे ही खड़ी रही। रुद्र के हाथ जिया की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे और उसके लिप्स और टंग जिया के माउथ के एक्सप्लोर कर रहे थे। दोनों के लिए ही ये पहली बार था और बेहद सुकून था। इस करीबी में दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला था। जहाँ रुद्राज नशे में था तो वहीं जिया अब रुद्र के करीबी से पिघल गई थी। वो रुद्र को दूर करना तो चाहती थी, मगर वो ऐसा करने में असफल थी। रुद्राज की खुशबू उसे ऐसे नहीं करने दे रही थी। दोनों अभी भी अपनी पैशनेट किस में खोए हुए थे कि तभी रुद्र के एहसास होता है कि जिया सांस नहीं ले रही है। रुद्र जिया से दूर होकर अपने दोनों हाथों से जिया के गालों को पकड़कर, सांस लो बेबी गर्ल। तब जाके जिया को होश आता है कि उसे सांस भी लेने और वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है। वहीं रुद्राज अब जिया की गर्दन पर आ गया था और उसे किस कर रहा था। जिया के मुंह से अब सिसकियां निकलने लगी थी क्योंकि रुद्र उसके ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था, जिससे जिया को दर्द हो रहा था और वो काफ़ी एक्साइटेड भी हो रही थी। मगर रुद्र अब पूरे नशे में था, ड्रग्स के नहीं बल्कि अपनी खूबसूरत बीबी की खुशबू के नशे में। वो आज जिया को बस पा लेना चाहता था, उसे अपने अंदर समा लेना चाहता था। रुद्र धीरे से शावर बंद करता है और जिया को रूम में ले जाकर के बेड पर गिरा देता है, जिससे जिया बेड पर आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे महसूस होता है कि रुद्राज अभी तक उसके ऊपर नहीं आया। वो हल्के से अपनी आंखें खोलती और देखती है कि रुद्र उसे काफ़ी नशे में और तलब से देख रहा था। तो जिया पलट जाती है और अपना चेहरा पिलो में छुपा लेती है। इस वक्त उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल लाल हो गया था। वहीं रुद्र जब जिया को ऐसे शर्माते देखता है तो वो भी एक छोटी सी स्माइल करता है और जल्दी से जिया के ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन पर पीछे से ही किस करने लगता है। अब रुद्र के हाथ जिया के क्लॉथ के अंदर जाने लगते हैं। जिया ने आज एक ऑफ शोल्डर वाइन कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी जिसमें पीछे से जिप थी और वहीं रुद्राज वो चैन खोल देता है, जिससे रुद्र के सामने जिया की गोरी पीठ आ जाती है और उसे चूमने लगता है। धीरे धीरे वो जिया की फ्रॉक को उसके कंधे से भी ज़्यादा नीचे खिसका देता है। जिया अभी भी वैसे ही पेट के बल लेटी थी और रुद्र उसकी मखमली पीठ को चूमे जा रहा था। जिया के लिए ये बिल्कुल एक अलग फीलिंग थी। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी, पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ रहे थे। तभी अचानक से रुद्र जिया को पलट देता है, जिससे जिया की चेस्ट रुद्र के सामने थी। हालांकि जिया ने अपनी ब्रा पहनी हुई थी, मगर फिर भी जिया को बहुत शर्म आ रही थी। वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसको शर्म को देखते हुए रुद्र लाइट्स ऑफ कर देता है और एक ब्लू बल्ब को जला देता है, पर जिया ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। तो वहीं रुद्राज धीरे धीरे जिया की बॉडी पर लव स्वाइट दे रहा था।
कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर थे। रुद्र इस वक्त जिया के इमर्ज्ड ब्रेस्ट के साथ खेल रहा था। रुद्र जिया के कान के पास आया और धीरे से कहता है, बस थोड़ा सा दर्द होगा जान, उसके बाद बिल्कुल दर्द नहीं होने दूंगा। इतना कहकर रुद्र उसके कानों को चूम लेता है तो वहीं जिया भी शर्म के मारे रुद्र को गले लगा लेती है। और तभी जिया की एक चीख निकल जाती जो बता रही थी कि रुद्र ने अपने प्यार की मोहर जिया पर लगा दी थी। आज रुद्र और जिया तन से एक हो गए थे। जिया के आंखों से आंसू निकल रहे थे जिसे रुद्राज ने झुककर पी लिया और उसे दोबारा प्यार करने लगा। इनका ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। सुबह 4 बजे के लगभग रुद्र और जिया दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए थे। वहीं शिवांश ने काफ़ी हॉस्पिटल्स में पूछा मगर उसे एंटीडोट नहीं मिला। उसे अपने दोस्त की फिक्र हो रही थी तो वो उसे कॉल करता है लेकिन कॉल पिक नहीं होता है, जिससे शिवांश थोड़ा डर जाता है कि पता नहीं अब ठीक होगा या नहीं। इस वक्त शिवांश जिया के हॉस्पिटल से थोड़ी दूर ही सड़क के बीच में खड़ा था। तभी सामने से एक कार आई और शिवांश को ठोक दी। शिवांश के एक्सीडेंट के कारण बेहोश हो गया। उसके सर पर चोट आई थी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी। आसपास कोई नहीं था, बस रोड पर शिवांश और वो कार से उतरती हुई आसी थी। हाँ, आसी ने ही शिवांश का एक्सीडेंट किया था, जिस पर वो काफ़ी घबरा गई थी और बाहर आकर शिवांश को चेक करने लगी कि वो जिंदा है या टपक गया है, मगर भगवान की दुआ से वो अभी जिंदा था। सुबह का समय होटल रूम में फ़ोन की रिंग से रुद्राज की नींद खुलती है। वो देखता है कि कोई भारी चीज़ से उसके ऊपर है। एक लड़की उसकी बाहों में लिपट कर सो रही थी। उसका चेहरा रुद्राज के गले में लिपटा हुआ था, जिस वजह से रुद्राज को जिया का चेहरा नजर नहीं आया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और वो फ़ोन की रिंग उसके दर्द को और बढ़ा रही थी। फ़ोन की रिंग से जिया भी थोड़ी कसमसाई लेकिन फिर जल्द ही अपना चेहरा रुद्र के सीने पर रखकर दोबारा सो गई। अब जाकर रुद्र ने जिया का चेहरा देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। उसे याद था कि कल रात क्या हुआ था, मगर ये नहीं पता था कि जिसके साथ वो रात में इंटीमेट हुआ वो कोई और नहीं बल्कि जिया, उसकी खुद की बीवी थी। कुछ समय बाद रुद्राज एक टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आता है। उसके बॉडी से पानी की बूंदें गिर रही थी जो बता रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आया है। डेस्क टेबल के सामने खड़े होकर रुद्र अपने बॉडी पे बने हुए मास्क को देखता है जो रात में एक्साइटमेंट में जिया ने उसे दिए थे। उन मास्क को देखते हुए रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो उसके बाद जल्दी से चेंज करने चेंजिंग रूम में चला जाता है। दोपहर के 12 बजने को आए थे मगर जिया अभी तक सोकर नहीं उठी थी। अब तो रुद्र को उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि उसे रात में इतना तो समझ आ गया था कि जिया पहली बार किसी के साथ इंटीमेट हुई है और ऊपर से रात में रुद्र नशे में था तो जिया के साथ काफ़ी वायलेंट भी हो गया था। हॉस्पिटल में आज डॉक्टर जिया और डॉक्टर आसी दोनों ही हॉस्पिटल में एब्सेंट थी। समझ नहीं आ रहा था कि दोनों गई कहाँ। ऊपर से आज उनकी सर्जरीज भी थी। आसी के घर बेड पर शिवांश बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी जो बता रही थी कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वहीं उसके साइड में आसी बैठी हुई थी, अपने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि शिवांश को जल्दी होश आ जाए और वो ठीक हो जाए, क्योंकि उसे अपना मेडिकल लाइसेंस कैंसिल नहीं करवाना था और ना ही उसे जेल जाना था। मगर शायद शिवांश ने आज कसम खा रखी थी कि वो आज उठेगा ही नहीं। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई मगर ना ही तो शिवांश को होश आया ना ही जिया को। वहाँ मेंशन में रूही परेशान हो रही थी अपनी स्वीट भाभी के लिए, क्योंकि कल रात वो अपने दोस्त के साथ वापस तो आ गई थी मगर उसे कल रात से जिया कहीं नहीं दिखी। वो सुबह से उसका फ़ोन ट्राई कर रही है मगर वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही है। इससे रूही और ज़्यादा घबरा रही थी। रात के 10 बजे जिया को दोपहर से बुखार था जिस वजह से वो बेहोश थी। शाम को एक फीमेल डॉक्टर उसे चेक करके गई थी, उसे इंजेक्शन दिया था जिस वजह से वो अब होश में आने लगी थी। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोल रही थी। एक अनजान जगह देख वो एक पल को डर गई मगर जैसे ही उसकी नज़र रुद्र पर गई जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था, रुद्र को देख जैसे ही वो अब वो भूल गई थी और बिना कुछ सोचे उठकर रुद्र की ओर बढ़ गई मगर वो एक कदम भी चल पाती इससे पहले ज़मीन पर गिर गई। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से पेन कर रही थी। गिरने की वजह से रुद्र का ध्यान जिया पर गया। वो जल्दी से कॉल कट करके जिया के पास आया और उसे उठाया, थोड़े डांटते हुए, जब नहीं चल सकती तो कूद फांद कर क्यों कर रही हो? कुछ चाहिए तो मुझसे बोलो। जिया अब और ज़्यादा शौक में थी। अब उसे सब याद आने लगा था। रात को एक एक बात, एक एक चीज़ जो रुद्र और उसके बीच हुई थी, वो किस, वो छूना, वो मधोसी, सब कुछ रील की तरह उसके दिमाग में चल रहा था। जिया अब एक टक रुद्र के चेहरे को देख रही थी। वो इतनी मजबूर थी कि क्या बताएं। ना वो कुछ कह पा रही थी
ना ही ये बात निकल पा रही थी। रात को उसने अपने पति के साथ सुहाग रात मना ली। आखिर गलती भी तो उसकी थी, क्या ज़रूरत थी उसे महान बनने का, रुथ के पास जाने की और उसे बचाने की। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी वर्जिनिटी उसी के पास होती, मगर अब क्या, अब तो उसकी हो गई। मुझे वॉशरूम जाना है, जिया बहुत धीरे से कहती है, मगर रुत सुन लेता है। रुत उसकी बात सुन उसे गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाता है और बाथटब में लिटा देता है। गर्म पानी में जाते ही जिया की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और एक सुकून उसे मिलता है। तभी रुत की बातें उसके कानों में पड़ती है। वो कह रहा था, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं रूम में ही हूँ, फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे कपड़े रूम में ही हैं। इतना बोल रुत जिया के फॉरहेड को किस करता है और वॉशरूम से बाहर जाता है। वो वॉशरूम का डोर भी लॉक नहीं करता है। जिया अपनी आंखें बंद करके वो बाथटब में ही लेटी रहती है। कुछ समय बाद वो उठती है और एक बाथरोब के साथ मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और खुद के शरीर को निहारने लगती है, जहाँ बाइट मार्क्स थे जो बता रहे थे कि रात में रुद्र ने उसे कितना पैसेटली प्यार किया था। कुछ समय बाद वॉशरूम का डोर खुलता है। जिया एक पिंक बाथरोब के साथ बाहर आ जाती है। नहाने की वजह से वो ग्लो कर रही थी। उसकी स्किन हल्की रेडिश हो गई थी क्योंकि जिया ने गर्म पानी से नहाया था। जिया अपने बालों को दूसरी टॉवल से पोंछती हुई रूम में आ जाती है। बेड पर ही एक पैकेट था जिसमें जिया के कपड़े थे। जिया कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। वहीं रुत इस वक्त बालकनी में था। वो शिवांश को कॉल ट्राई कर रहा था क्योंकि शिवांश सुबह से उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था और रुत के गार्ड्स को भी शिवांश के बारे में कुछ पता नहीं था। वहीं जिया चेंज करके मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। उसने इस वक्त एक वाइट पोल्का डॉट्स वाली साड़ी पहनी थी जिस पर हाई नेक वाला फुल हैंड का ब्लाउज था। ये ड्रेस रुद ने ही बनवाई थी जिया के लिए। आईने में खुद को अच्छे से देखकर जिया को कुछ खाली सा लगता है तो वो जाकर बेड के साइड ड्रॉवर के से कुछ ढूंढने लगती है। जिया ऐसे ढूंढते देख वो उसके पास जाकर पूछता है, कुछ खो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं। जिया अब दूसरी साइड जाकर देखने लगती, लेकिन शायद जो वो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिलता है। मुझे बताओ क्या चाहिए, शायद मैं हेल्प कर सकूं। जिया कुछ देर तक उसे देखती है। उसके बाद रूथ के पास आकर, ओ मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। ओ उसके बाद रूथ अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है और मंगलसूत्र निकाल कर जिया के सामने कर देता है और कहता है, कल रात बेड पर गिर गया था, इसलिए मैंने सुबह उठाकर इसे अपने पास रख लिया। जिया हाथ आगे बढ़ाती है लेने के लिए, लेकिन रूथ उसके पीछे जाकर उसे पहनाने लगता है। रूथ की छुअन जिसे जिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसके पूरे शरीर में झुरझुरी सी हो रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वहीं उसके कपकपी को रूथ देख रहा था और महसूस भी कर रहा, मगर वो कुछ नहीं कहता है। मंगलसूत्र पहनाने के बाद रूथ ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर उठाता है और जिया की मांग भर देता है। उसके बाद मिरर में से जिया को देखते हुए, नाउ यू आर रेडी। जिया कुछ नहीं कहती है, अपना सिर नीचे किए खड़ी रहती है। रुत उसे देखते हुए आगे बोलता है, कुछ देर में डिनर आ जाएगा, उसके बाद हम घर चलेंगे। जिया बस हाँ में सिर हिलाती है। कुछ देर बाद दोनों डिनर करते हैं, उसके बाद निकल पड़ते हैं घर की ओर। जिया का फ़ोन अब तक स्विच ऑफ हो चुका था, जिससे उसे पता ही नहीं चलता है कि किसने उसे कॉल किया था। वहीं रुद्राज ने दिन में ही रूही को कॉल करके बता दिया था कि जिया उसके साथ है, जिससे वो ज़्यादा परेशान ना हो। कुछ देर में दोनों बिला के बाहर रुके और उसके बाद दोनों रूम की ओर बढ़ जाते हैं। पटर पटर बोलने वाली जिया कल रात से ही बिल्कुल शांत हो गई थी। वो बस हाँ हाँ ना यही जवान दे रही थी और यही बात रूथ को बर्दाश्त नहीं थी। रूम में आकर जिया सबसे पहले ड्रेसिंग रूम में चली जाती है और एक टॉप और लोअर पहनकर बाहर आती है। उसके बाद रूथ भी चेंज करने चला जाता है और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बाहर आता है। उसके बाद रूथ बेड पर बैठकर काम करने लगता है। जिया बेड की ओर बढ़ने लगती, तभी रूथ उससे बोलता है, आज मैं बेड पर लेटूंगा और तुम सोफे पर। जिया बस हाँ में जवाब देती है और उसके बाद सोफे की ओर बढ़ जाती है। वहीं रूथ अब पागल हुआ जा रहा था। उसे लगा था कि शायद जिया इस बात को सुनकर उससे लड़ाई करेगी, मगर वो तो इस बात पर भी बस हाँ करके चली गई। अब शायद रूथ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उठाकर जिया के पास गया और अभी लेटी ही थी कि रूथ उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसे किस करने लगता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जिया तो बस हक्की बक्की रह गई। कुछ देर किस करने के बाद रूथ जिया को छोड़ देता है और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोलता है, तुम फिर से सांस लेना भूल गई, सांस लो जान। रूथ की आवाज़ सुनते ही जिया लंबी लंबी सांस लेती है, जिससे उसका ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था और रूथ जिया के ब्रेस्ट को देखते हुए उस ब्रेस्ट पर टूट पड़ता है। वहीं जिया जो अब तक उसके किस से नॉर्मल नहीं हो पाई थी, वो रूथ के इस मूव से सन्न रह गई।
उसकी सांसें जैसे अटक गईं। उसके हाथ कब रुथ की गर्दन में चले गए उसे पता ही नहीं चला। तभी जिया का फ़ोन बजता है। दोनों होश में आते हैं। रुथ जिया के साइड में आकर लेट जाता है। वहीं जिया कॉल पिक करती है। कॉल उसके हॉस्पिटल से था। वो बेड पर बैठकर ही बातें करने लगती है। वहीं रुथ जिया को एकटक निहारे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जिससे वो खुद को रोक नहीं पाता है और इसकी ओर खींचा चला जाता है। वहीं रुद्र एक बार फिर जिया की ओर बढ़ जाता है और उसके टॉप को उसकी कमर से ऊपर करता है और जिया के पेट पर किस करने लगता है, जिससे जिया की सिसकी निकलते निकलते रह गई। वो रुद्राज को गुस्से से घूर रही थी। वहीं रुद्र तो उसके पेट को किस करने में बिजी था। जिया अब ज़्यादा बात ना करते हुए जल्द ही कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही जिया जोर से रुथ को धक्का देती है, जिससे रुथ संभाल नहीं पाता और पीछे बेड पर गिर जाता है। वहीं जिया झट से उठकर वॉशरूम में भाग गई। रुथ वहीं लेटे लेटे ही स्माइल करने लगता है। अगली सुबह रुथ बहुत पहले ही उठकर ऑफिस जा चुका था। वहीं जिया हॉस्पिटल के लिए रेडी हो रही थी। आज जिया ने एक हाई नेक टॉप और उसके साथ ब्राउन कलर का स्कर्ट, वो काफ़ी कातिलाना लग रही थी। उसने जानबूझकर हाई नेक पहना था ताकि रुथ के बनाए हुए निशान न नजर आए। जिया जल्दी से ब्रेकफास्ट करती है और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। गाड़ी में जिया आराम से बैठकर फाइल्स चेक कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। कॉल उसके भाई का था। कॉल पर जिया, गुड मॉर्निंग भाई। ऋषभ, गुड मॉर्निंग। जिया, कैसे हैं आप? ऋषभ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज। जिया बीच में ही बोलती है। जिया, भाई आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आज क्या है और मैं शाम को आ जाऊँगी। ओके ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। जिया, हाँ भाई आप भी। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। जिया कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि कल वो और आसी दोनों ही एब्सेंट थी, जिस वजह से आज उनके पास काफ़ी सारी सर्जरीज हैं। इसलिए जिया बिना किसी का वक्त गंवाए अपने काम में मशगूल हो जाती है। वहीं आसी के घर कुछ देर पहले ही शिवांश को होश आया था और अब फिलहाल को आसी को गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि आसी ने जब उसे बताया कि वो पिछले दिन पूरे दिन बेहोश था और आसी को गाड़ी से ही उसका एक्सीडेंट हुआ। और हद तो हो गई जब आसी ने बोला कि प्लीज़ वो ये बात यहीं ख़त्म कर दे और बिना किसी को बताए उसे माफ़ कर दे। आसी अभी इस वक्त अपना सर नीचे किए शिवांश के सामने बैठी हुई थी। शिवांश, तुम्हें मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरा पूरा एक दिन और 2 रातें बर्बाद की हैं, इसकी सज़ा तो मिलकर रहेगी। आसी घबराती, देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस इस रात जा रही थी और आप बीच में ही आ गए। अगर कोई पुलिस केस हुआ तो मेरा मेडिकल का डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। प्लीज़ माफ़ कर दें। शिवांश को सोचती हुई, ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है। आसी, हाँ हाँ मुझे मंजूर है, फॉर्मेलिटी के लिए आप बोल दीजिए, बाकी डन जो भी है वो अब हो जाएगा। शिवांश, पहले सुन तो लो। आसी, हाँ बोलिए। शिवांश, सबसे पहले मुझे एक ड्रग्स का एंटीडोट चाहिए। कुछ भी करो लेकिन मुझे ये एंटीडोट शाम तक किसी भी हाल में चाहिए। आसी, क्या मैं तुम्हें कोई साइंटिस्ट लगती हूँ क्या? शिवांश, पुलिस को फ़ोन करके बताना पड़ेगा। आसी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप पुलिस को क्यों बीच में ला रहे हो? शिवांश, तो एंटीडोट कब तक मिलेगा? पहले ड्रग का नाम तो बताइए। ओह हाँ, ये नेम है ड्रग का। एक पेपर निकालते हुए, ठीक है शाम को 4 बजे ब्लैक बीन्स कैफ़े में मिलिए, आपको आपका एंटीडोट मिल जाएगा। शिवांश, ओके। उसके बाद शिवांश किसी को कॉल करता है और थोड़ी देर बाद एक कार आती है शिवांश को पिक करने और शिवांश वहाँ से चला जाता है। वहीं आशी शिवांश के जाने के बाद, ओ थैंक गॉड, ये बला चली गई, बस एक बार इसे वो एंटीडोट दे दे, उसके बाद इससे जान छूटी मेरी। उसके बाद आशी भी एंटीडोट ढूंढने में लग जाती है। एक ब्रेक के साथ जिया की कार एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट क्लिनिक के बाहर रुकती है। जिया कार से बाहर आती है और इधर उधर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तब उसे तसल्ली हो जाती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो वो अंदर चली जाती है। मगर वो ये भूल गई थी कि उसका पति एक माफिया है जिसकी हर वक्त नज़र रहती है उस पर। आज भी ऐसा ही हुआ। ऋतुराज के बॉडीगार्ड ने उसे खबर दे दी थी कि जिया साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में आई है। रुद्राज के ऑफिस। रुद्र इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था और बड़ी शिद्दत से अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था, जहां जिया की फ़ोटो शो हो रही थी। रुद्र डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में क्या कर रही हैं? उसके बाद लैपटॉप की स्क्रीन को अजीब तरह से छूता है। ब्लैक बीन्स कैफ़े, शाम 4 बजे।
आशी इस वक्त एक लाइट ग्रीन कलर की ड्रेस में कैफ़े में बैठी थी। वो बड़ी शिद्दत से शिवांश का वेट कर रही थी, मगर शिवांश अभी तक नहीं आया था और ऊपर से आशी के पास शिवांश का नंबर भी नहीं था, तो उसे कॉल भी नहीं कर सकती थी। साइकेट्रिस्ट क्लिनिक के अंदर एक काउच जैसे बिस्तर पर जिया लेटी हुई थी। उसके पास ही एक फीमेल डॉक्टर खड़ी थी। वहीं उनसे कुछ दूर सोफे पर ऋषभ बैठा हुआ था। फीमेल डॉक्टर, जिसका नाम रेशमा था, वो बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट थी। रेशमा, जिया, क्या तुम अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रही हो? जिया, हाँ। रेशमा, क्या वो नाइटमेयर तुम्हें अभी भी आते हैं? जिया, नहीं, काफ़ी दिनों से मुझे कोई नाइटमेयर नहीं आया है। जबकि जिस दिन मैं स्ट्रेस में होती हूँ या किसी बात से परेशान होती हूँ, इस दिन ये नाइटमेयर जरूर आता था, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इसमें इन बीते दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे तुम परेशान रहती थी? जिया, रुद्राज। रेशमा, रुद्राज कौन है? रुद्राज के नाम सुनते ही ऋषभ का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, मगर वो कुछ नहीं कहता है। मेरे हस्बैंड रुद्राज सिंह ओबेराय। ओह, तो क्या तुम्हारी परेशानी की वजह रुद्र है? पता नहीं, पता नहीं से क्या मतलब। मैं चाह कर भी उनसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। उनका साथ मुझे उन नाइटमेयर से बचाता है। उनका साथ मुझे सुकून देता है, और जिसका साथ सुकून दे, फिर वो परेशानी की वजह कैसे हो सकता है? रेशमा, हाँ। उसके बाद रेशमा उठकर ऋषभ के पास चली जाती है। वहीं ऋषभ, जिसने जिया की बातें ध्यान से सुनी थी, वो कुछ सोच रहा था। तभी रेशमा जी उनके बगल में बैठ जाती हैं, तो उनकी तरफ देखकर बोलता है, क्या सब ठीक है? हाँ, अभी तो सब ठीक ही है। अभी तक मतलब? क्या आगे जिया को कोई प्रॉब्लम है? देखो ऋषभ, जब एक पेशेंट कोमा में होता है, तब हम उसकी फैमिली को सजेस्ट करते हैं कि आप इसे घर ले जाइए। सबके बीच रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे ही जिया का केस है, उस पर दवाइयों से ज़्यादा उसके पति का साथ असर कर रहा है। आज के कन्वर्सेशन में मुझे पता चला है कि जिया को सच में रुद्राज की ज़रूरत है। वो उसके साथ से ठीक हो रही है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ऋषभ, उस क्रिमिनल की वजह से मेरी बहन सिर्फ मुसीबत में हो सकती है, ठीक नहीं। रेशमा, तुम मानो या ना मानो, पर सच यही है। ऋषभ, ठीक है, तो अब जिया को वो नाइटमेयर नहीं आते तो क्या वो मेडिसिन लेना बंद कर दे? रेशमा, ऐसी गलती से भी मत करना। माना कि वो ठीक हो रही है, पर उसे अभी मेडिसिन की ज़रूरत है। ऋषभ, ठीक है। कुछ देर बाद जिया को होश आ जाता है, क्योंकि रेशमा जी ने उसे हिप्नोटाइज किया था। रेशमा जी जिया को एक सीडी पकड़ाते हुए कहती हैं, यह आज की कन्वर्सेशन का वीडियो है, घर पर जाकर आराम से देखना। जिया बस हाँ में जवाब देती है और ऋषभ के साथ बाहर जाने लगती है। बाहर आते ही जिया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं ऐसा ही हाल ऋषभ का भी था। ब्लैक बीन्स कैफ़े। पिछले 1.5 घंटे से आशी शिवांश का वेट कर रही थी, मगर जब वो आता ना दिखा तो वो उठकर जाने लगती है। जैसे ही आशी बाहर निकलती है, तभी आशी के सामने एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। इससे पहले आशी कुछ समझ पाती, गाड़ी का पिछला गेट खुलता है और झटके से आशी को अंदर खींच लेता है। आशी तो बस शौक हुए देखी जा रही थी, क्योंकि जिस इंसान ने उसे अंदर खींचा था वो कोई और नहीं बल्कि शिवांश था। आशी, तुम आए क्यों नहीं? पता है, मैं पूरे 1.5 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही थी। शिवांश, चुप रहो, जाके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए। आशी, शिवांश ड्राइवर से गाड़ी चलाने को बोलता है। जब गाड़ी कुछ दूर निकल जाती है तो शिवांश आशी के मुंह से अपना हाथ हटाता है। वहीं आशी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। आशी, तुम जाहिल इंसान, अभी मैं मर जाती तो? घुट के। शिवांश, पहले एंटीडोट दो, उसके बाद मरती रहना। आशी, अपने पर्स में से एक बॉक्स निकालते हुए, ये लो। शिवांश, असली है ना? नकली तो नहीं दे रही है ना? आशी, लैब में जाकर टेस्ट करा लो। शिवांश, चलो यकीन कर लेता हूँ तुम्हारा। शिवांश वो बॉक्स लेकर अपनी पॉकेट में रख लेता है और फ़ोन में बिजी हो जाता है। अब कार में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। उस शांति को तोड़ते हुए आशी बोलती है, अब मैंने एंटीडोट तो दे दिया, तो मैं अब फ्री। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। शिवांश, क्या? आशी, क्या? क्या? आपने बोला था कि आपकी एक शर्त मानूंगी तो छोड़ दोगे मुझे। शिवांश, हाँ, तो अभी शर्त पूरी नहीं हुई है। अब जब मुझे तुमसे काम होगा तुम्हें करना पड़ेगा। आशी, क्यों? क्या क्यों? पुलिस को बुलाऊं क्या? आशी, नहीं। शिवांश, सबसे पहले अपना फ़ोन दो। आशी, वो क्यों? शिवांश, लेके नहीं भाग जाऊंगा, दो। आशी शिवांश को फ़ोन दे देती है और शिवांश आशी के फ़ोन में खुद का नंबर सेव कर देता है और अपने फ़ोन से आशी का नंबर सेव कर लेता है। कुछ देर बाद कार रुकती है, क्योंकि आशी का घर आ गया था।
शिवांश अब घर जाओ, जब मुझे कुछ काम होगा तो कॉल करूँगा। आशी मुंह बनाते हुए चली जाती है। जिया और ऋषभ जैसे ही बाहर आए तो बाहर का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि बाहर गाड़ियों की लाइन लगी थी और एक गाड़ी से टिककर रुद्राज खड़ा किसी को फ़ोन पर बात कर रहा था। ऋषभ, ये यहाँ क्या कर रहा है? जिया, आप भाई आप चलें, कार में बैठिए, मैं आती हूँ। ऋषभ, हाँ तुम मेरे साथ ही जा रही हो? जिया, हाँ। उसके बाद ऋषभ अपनी कार के पास आकर खड़ा हो जाता है और दूर से ही जिया और रुद्राज को देखने लगता है। वहीं जिया छोटे छोटे कदमों से रुद्र की ओर बढ़ रही थी। रुद्र का ध्यान जैसे जिया पर जाता है, वो जल्दी से फ़ोन काट करके जिया को देखने लगता है। रुद्र, यहाँ क्या कर रही थी? जिया, कुछ काम था। रुद्र, क्या काम था? जिया, वो मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। रुद्र अपने दांत पीसते हुए, घर चलो तुम, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। जिया, रुद्र जिया का हाथ पकड़ उसे कार के अंदर बैठाने लगता है। तभी जिया रुद्राज से अपना हाथ छुड़ाते हुए दूर खड़ी हो जाती है और रुद्राज उससे जल्दी निगाहों से देख रहा था। रुद्राज, कार के अंदर बैठो वरना अच्छा नहीं होगा। जिया, मुझे भैया के साथ जाना है। रुद्राज दांत पीसते हुए, कहीं नहीं जा रही हो तुम, चुपचाप कार में बैठो। जिया रोने लगती है, मुझे नहीं जाना है। रोना बंद करो वरना। इससे पहले रुद्राज कुछ बोलता, जिया झट से अपने भाई की ओर भाग जाती है और कार में जाकर बैठ जाती है। वहीं ऋषभ कार स्टार्ट कर देता है और रुद्राज के आगे से कार निकालता है, जिससे दोनों की नज़रें मिलती हैं और ऋषभ उसे डेविल स्माइल देते हुए निकल जाता है। रुद्राज वहीं गुस्से से खड़ा रहता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो दुनिया को तबाह कर दे, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजता है और मजबूरी में रुद्र को वहाँ से अपने सीक्रेट हाउस जाना पड़ता है। वहीं ऋषभ के घर जिया और ऋषभ साथ में एंटर करते हैं। आज भी वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा जिया छोड़कर गई थी। उसे आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं रुद्र कैसा होगा, कहीं वो जिया पर ज़्यादा गुस्सा ना करे। दोनों भाई बहन काफ़ी टाइम बाद मिले थे इतने अच्छे से, इसलिए दोनों ने पहले साथ में खाना खाया और उसके बाद डिनर किया। रात के 12 बजे तक दोनों गार्डन में बैठकर बातें करते रहे। वहीं एक होटल रूम में रुद्राज सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। इस वक्त उसे कोई भी देख के तो डर के मारे मर ही जाए। कमरे का माहौल बहुत ठंडा था। वहीं रुद्राज की लाल आंखें जो किसी को भी उसकी रीढ़ की हड्डी तक डराने के लिए काफ़ी थी। सामने 2 से 3 लोग बैठे हुए थे, शायद अरब के थे। उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी अरब का था और भाषा भी वह अरबी बोल रहे थे। वहाँ रुद्राज के अलावा और भी उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि रुद्राज काफ़ी सारी लैंग्वेज का ज्ञान रखता था। वो तीनों अरबी लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। वही रुद्राज के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि ये लोग उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रुद्र एक हाथ में गन पकड़े हुए था और एक हाथ से अपना माथा सहला रहा था, जैसे उनकी बातों से उसका सर दर्द कर रहा था। और तभी 3 गोलियां चलती हैं और तीनों वहीं ढेर हो जाते हैं। रुद्राज गुस्से में, गेट दिस सीट आउट ऑफ हियर। उसके बाद रुद्राज वैसे ही गन लिया होटल से बाहर आने लगता है और उसके पीछे शिवांश और डेनियल चल रहे थे। होटल के गार्डन में एक पार्टी चल रही थी। वहाँ काफ़ी वेटर ड्रिंक सर्व कर रही थी। वहीं रुद्राज एक वेटर की प्लेट में से 2 शैंपेन की बोतल उठा लेता है और कार की ओर बढ़ जाता है। वहीं शिवांश और डेनियल उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। रुद्राज उन्हें इग्नोर करके कार के बोनट पर जाकर बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। उसने एक ही बार में पूरी बोतल ख़त्म कर दी और दूसरी बोतल मुंह से ही लगाई थी कि शिवांश ने आकर रोक दिया। भाई क्या कर रहा है? एक बोतल तो पहले ही पी चुका है, अब क्या पूरा पिएगा? रुद्राज, छोड़ मुझे। उसके बाद रुद्राज वही बोतल फेंक देता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। शिवांश, इसे हो क्या गया है? इतना गुस्सा? पर किस बात कर? भाभी से पूछना पड़ेगा। जिया की कुछ देर पहले ही आंख लगी थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो शिवांश का कॉल था। वो बालकनी में जाती है और वही कॉल पिक कर शिवांश से बात करती है। शिवांश, हेलो भाभी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जिया रात के 1 बजे कॉल करके पूछ रहे हैं कि डिस्टर्ब तो नहीं किया? शिवांश, सॉरी, वो एक्चुअली आपसे कुछ पूछना था। जिया, हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। शिवांश, आज आपके और रुत के बीच कुछ हुआ है क्या? मतलब वो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जिया, क्या वो गुस्से में है? वो ठीक तो है ना? शिवांश, अभी तक तो ठीक है, बाकी आगे का पता नहीं। जिया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शिवांश, वो अभी अभी गुस्से में गाड़ी चलाते हुए गया है और हमें भी साथ में नहीं ले गया है। जिया, कहाँ गए वो इतनी रात में? शिवांश, पता नहीं, शायद आपके पास ही आ रहे होंगे घर पर। जिया धीरे से, मैं घर पर नहीं हूँ। शिवांश, घर पर नहीं है मतलब? जिया,
उसे सारी बात बता देती है जो शाम को हुआ था। शिवांश, अब आप ऐसा करेंगे तो उसे गुस्सा आएगा ही। जिया, पर उन्हें भी तो समझना चाहिए ना। शिवांश, हाँ अच्छा छोड़िए, कल सुबह उससे मिल लेना, सब ठीक हो जाएगा। जिया, हाँ। शिवांश, ओके भाभी, अब आप भी सो जाइए, गुड नाइट। जिया, गुड नाइट। उसके बाद कॉल कट हो जाती है और शिवांश और डेनियल उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं जिया की नींद अब गायब हो चुकी थी, उसे अब फिक्र हो रही थी अपने पति की। कैसा लगा आज का पार्ट, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।